नमस्ते विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष के आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक की आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों को समझा रहे थे और हम लोगों ने प्रयोगवाद तक पढ़ लिया था। प्रयोगवाद से आगे हिंदी कविता का जो सोपान है, जो युग है, उसे हम कहते हैं नई कविता। इससे पूर्व विद्यार्थियों हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। विद्यार्थियों, हमारे इस पाठ्यक्रम में नई कविता तक की युग की कविताओं को समाहित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो काव्य प्रवृत्तियों के अनुरूप आज हम आधुनिक हिंदी कविता का सोपान, हिंदी कविता का युग, जिसे हम नई कविता के रूप में जानते हैं, उस नई कविता के बारे में आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने प्रयोगवादी कविता को पढ़ा। प्रयोगवादी कविता में प्रयोग थे। तो प्रारंभ से लेकर अब तक के युग पर, विचारधाराओं पर, काव्य के सोपानों पर जब हमने देखा तो यह पाया कि प्रत्येक युग की कविता अपने आप में एक अलग तरह के भावबोध की कविता है। उदाहरण के लिए भारतेंदु युग की कविता उस समय स्वाधीनता की कविता है, राष्ट्रीयता की कविता है, देश प्रेम की कविता है। और उसके पश्चात जैसे जैसे हमने अलग युगों की कविताओं को पढ़ा, अलग अलग सोपानों की कविताओं को पढ़ा, तो हमने देखा कि उनमें थोड़ा अंतर दिखलाई पड़ता है। तो नई कविता किस तरह से अलग है, नई कविता की प्रवृत्तियों को समझने से पूर्व नई कविता के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि नई कविता क्या है। वैसे तो विद्यार्थियों, हर कविता अपने आप में नई है। सामाजिक नवीनता की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से सभी कविताएं अलग तरह की है। तो नई कविता के लिए हम कह सकते हैं कि एक नए युग बोध से प्रभावित नए साहित्य की रचना नई कविता है। यानी स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों से रस ग्रहण कर नए भावबोध को अभिव्यक्त करने वाली कविता नई कविता है। यह नई कविता, इसकी पृष्ठभूमि में हम देखें तो नई कविता नई प्रवृत्तियों को और वैश्विक परिदृश्य पर हम देखें तो यह कविता लगभग 47-48 से लेकर के 50 से लेकर के 62 तक की घटनाओं को अपने में समेटे हुए है। उसका कारण यह है कि 1943 में तार सप्तक के दूसरे सप्तक में कविताएं प्रयोगवाद में चली गई थी और उसके पश्चात प्रयोगवाद में अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास जी इत्यादि कवि नए प्रयोग के साथ लिख चुके थे। उसके बाद कविता को प्रयोग का विषय मानने के बाद फिर यह प्रयास हुआ कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में, तीसरे सप्तक में नई कविता की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। इसलिए
अत्यधिक वाद विवाद में न पढ़ करके विद्यार्थियों यह कहा गया कि 50 से 60 तक के बीच के काव्य को, कविता को नई कविता मान लेना चाहिए। और यह जो नई कविता का नामकरण है, ऐसा माना जाता है कि 1953 में नए पत्ते में प्रकाशित रेडियो परिसंवाद में सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने यह नाम दिया था और उसके पश्चात ही इस कविता का नामकरण नई कविता हो गया। नई कविता नाम का स्पष्टीकरण अज्ञे द्वारा संपादित उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी प्रतीक, उसमें उसका योगदान रहा था। और उसके पश्चात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी नई कविता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, नई कविता के लिए यह एक बात और कही गई कि 1951 में दूसरे सप्तक में जो प्रयोग किया गया, जिस प्रयोगशीलता ने नई कविता के रूप में नाम ग्रहण किया, अज्ञे के अनुसार यह नई कविता कोई वाद से मुक्त कविता है। इसमें कोई वाद नहीं है, यह नए स्वरूप में सामने आती है और इसमें नए प्रयोग तो दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे सप्तक के बीच ये नई कविता पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और नई कविता को एक नया नाम दे दिया गया था। कवि लगभग वही थे और कुछ नए कवि जुड़े, जैसे अज्ञे, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, अजीत कुमार, भारत भूषण, रघुवीर सहाय, विजय देवनारायण शाही, शंभुनाथ सिंह, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये इस नई कविता के वे प्रमुख कवि थे जिन्होंने एक समसामयिक भावबोध को लेकर के कविताएं लिखी और उसके पश्चात धीरे धीरे कविता अलग अलग खेमों में बढ़ती चली गई। कविता साठोत्तरी कविता, कविता जनवादी कविता, अकविता, फिर 70 के दशक की कविता, फिर जनवादी कविता, फिर 80 के दशक की कविता, फिर 90 दशक की कविता, और इस तरह से करके कविता के परिदृश्य में कितने ही कविता आंदोलन, समय, युग चलते रहे और कविताएं इन विभिन्न अलग विचारधाराओं, वादों और समयों के साथ गुजरती हुई एक अलग रूप में, नए रूप में सामने आती है। तो विद्यार्थियों, यह जो नई कविता है, नई कविता में, काव्य में जिस युगबोध का चित्रण किया गया है वह अपने परिवेश का चित्रण करने के कारण जानी जाती है, वह अपने सामाजिक राजनीतिक परिवेश के कारण जानी जाती है। और नई कविता इस तरह से नई बनी, जो वाद से मुक्त थी, जो वाद से एकदम अलग थी, जो स्वतंत्र काव्यधारा के रूप में थी। और नई कविता की महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वाद से मुक्त थी। तो विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें तो नई कविता के बारे में तथ्यात्मक जानकारी थी और नई कविता का नामकरण था। अब हम नई कविता की प्रवृत्तियों को आपको समझाएंगे। तो नई कविता की पहली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों, बौद्धिकता। नई कविता, जैसा कि हमने इससे पूर्व में कहा कि नई कविता में कवियों ने जिस विषयों का चुनाव किया वह यथार्थ था जो नई कविता में उभर करके आया। नई कविता का यथार्थ मानवीय स्तर का यथार्थ है। नए कवियों ने समाज के एकदम यथार्थ को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, उनके जीवन को समग्र रूप में देखने का प्रयास किया है। और नई कविता के कवियों ने संपूर्ण संभावित मानव मूर्ति को इसमें चित्रित करना चाहा है।
तो नई कविता की पहली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों बौद्धिकता। बौद्धिकता नई कविता की एक विशेषता है। बौद्धिकता से तात्पर्य कि यह एक इस प्रकार की कविता है, इस कविता में राजनीतिक विज्ञान बौद्धिकता का समावेश अधिक है और कवियों ने इससे प्रेरणा ग्रहण की है। कवियों ने इस परिवेश की संवेदनाओं से अत्यधिक जुड़ करके कविताएं लिखी हैं और नई कविता में चिंतन को अधिक महत्व दिया गया है। यह कल्पनाशीलता से अत्यधिक चिंतनशाली कविता है, इसलिए नई कविता की संवेदना, उसका भावबोध समसामयिकता है और समसामयिकता को ही कवियों ने अपनी कविताओं में उजागर करने का प्रयास किया है। कवि ने कहा है, यह व्यक्ति और समाज का उत्पत्त मंथन काल है, संक्रांति की घड़ियां बनी है श्रृंखला, आलोक हत नक्षत्र मिट्टी से बना जिसका कि पृथ्वी नाम है। यानी नई कविता के कवियों ने जिस नए मनुष्य का आह्वान किया है वह अपने युग के अनुरूप नया है, वह समसामयिक बोध के अनुरूप नया है। इसलिए इंद्रनाथ मदान ने कहा है, नई कविता ऐतिहासिक सत्य को आत्मसात कर समसामयिक सत्य की अवहेलना कभी नहीं करती और इस नई कविता में नई प्रवृत्तियों को, नए विधान को, मनोविज्ञान को, यथार्थवाद को, अनेक प्रभावों को ग्रहण किया है, इसलिए इसमें बौद्धिकता का प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।